तो कैसे हो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया था ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हेनरीज लॉ और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से। तो अब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility ऑफ गैस, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा गैस की सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ये देता कौन है, गिवन बाय हेनरीज लॉ। ये कौन बताता है, हेनरीज लॉ। क्या है ये हेनरीज लॉ? बिल्कुल सिंपल सा लॉ है। ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना, कि solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas over the solution। ये कह रहा है कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उस गैस के पार्शियल प्रेशर के ओवर द सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। पहले तो ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है यही पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, ध्यान से समझना। और ये सॉल्युबिलिटी, दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। जैसे मान लेता हूँ मैं, एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या भरा हुआ है, ये लिक्विड। तो दिस इज एनी लिक्विड। ठीक है, और इस लिक्विड के ऊपर ये भरी हुई है गैस। एक ये मान लो ये वाली गैस भरती, एक भरती कुछ नीली गैस। ठीक है, और ऊपर मैंने लगा दिया ऐसे पिस्टन। आ रही बात समझ में? तो दिस इज लिक्विड रेड, और इस रेड लिक्विड के ऊपर दो गैसेस हैं, एक तो नीली गैस है और एक कैसी गैस, पीली गैस है। तो जो येलो वाली गैस है इसको मान लेता हूँ मैं ए गैस, और जो नीली वाला डॉट्स हैं वो होगी मान लो बी गैस। अब ये जो ए गैस है और बी गैस है, ये दोनों गैसेस मिलकर कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे ना लिक्विड के सरफेस पे, है ना। तो मैं लिख दूं कि पी एस नहीं, पी टी लिख दें, टोटल प्रेशर ऑफ गैशियस मिक्सचर इज इक्वल्स टू ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर। यही तो होगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ये बताओ कौन सा लो था, क्लास 11th का है ना ये कौन सा लो होता है? इस लो को हम क्या बोलते हैं, डाल्टन्स लो ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लो ऑफ पार्शियल प्रेशर। हेनरीज लो तो हम पढ़ ही रहे हैं, पैरेलली कुछ 11th की बातें भी हम लोग देखेंगे। अब ये डाल्टन्स लो ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है भैया, व्हाट इज दिस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? ये कहता है फॉर अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, एक गैसियस मिक्सचर जिसमें गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं, फॉर मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर, जो गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू द
सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। तो यहां से मेरे को एक बात और पता लगी, डाल्टन्स लॉ ने बोला ना कि फॉर अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, एंड इन दिस context A and B are the individual gases and total pressure is equals to PA plus PB. And PA, what is PA? PA is partial pressure of A, PB is partial pressure of B. And note one thing, that these A and B are non-reacting. A gas and B gas are non-reacting. तभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ तक अभी तक क्लियर होगा सबको, है ना? अब सुनना ध्यान से। अब हेनरीज लॉ क्या कह रहा है, देखो इस लिक्विड के ऊपर ना क्या है, ए गैस है, बी गैस है। अब अगर मैं बोलूं कि ए गैस का प्रेशर ऊपर से ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी किसकी ज़्यादा होगी, ए गैस की, है ना? ए और बी दो गैसेज हैं, मान लो ए का प्रेशर ज़्यादा है बी से, तो सॉल्युबिलिटी भी किसकी ज़्यादा होगी, ए की ज़्यादा होगी, किससे, बी से। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ, लेट अस अज्यूम कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ज़्यादा देन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, विच इम्प्लाइज, ये क्या, फिर इससे क्या आएगा कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ बी गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ बी गैस। अरे यही तो बोलूँगा मैं, ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, जितना ज़्यादा मैं प्रेशर ऊपर से मारूंगा गैस उतनी अंदर क्या जाएगी, लिक्विड के। ठीक है, चलो, तो ये आपको पार्शियल प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो हेनरीज लॉ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। हेनरीज लॉ, तो यहाँ पे हेनरीज लॉ ये कहता है ना कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड के अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और ये प्रेशर कहाँ होगा, सॉल्यूशन के ऊपर, ओवर द सॉल्यूशन, ऊपर। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जो सॉल्युबिलिटी मीन्स का पता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्युबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, कंसंट्रेशन की, मतलब गैस कितनी अंदर जा रही है। अब हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म तो अपने पास बहुत सारी हैं। दिस कंसंट्रेशन या फिर दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कैन बी मोल फ्रैक्शन हो सकता है, ये क्या हो सकती है, मोलैरिटी हो सकती है, ये क्या हो सकती है, मोलैलिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कब क्या होगा, कैसे पता लगेगा, आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर जो हेनरीज साइंटिस्ट था ना, अब उसने ये लॉ बनाया था, वो कहता भाई मेरी मर्जी, मैं तो मोल फ्रैक्शन को ही क्या मानूंगा, सॉल्युबिलिटी मानूंगा, तो मान ले भाई। इसने फिर क्या लिखा देखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी को इसने कि किस टर्म्स में डील करा, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कॉन्स्टेंट आएगा के इंटू पी गैस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, एक्स गैस इंटू 1/k बराबर पी गैस। ठीक है, अब 1 भी एक कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, उसी कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, के एच। तो क्या आ गया रिलेशन, एक्स गैस इंटू के एच बराबर पी गैस। तो दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब अगर मैं बात करूं के एच की, के एच, अब हमें दिख रहा है यहाँ पर कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस तो यूनिटलेस होता है, दिस इज यूनिटलेस,
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की यूनिट मान लेता हूँ क्या है, सपोज बार है। गैस का प्रेशर हमने किस में ले लिया, बार में, तो केएच की यूनिट भी किस में आ जाएगी भैया, बार ही तो आ जाएगी, है ना। अगर मान लो तुमने गैस का प्रेशर किस में ले लिया, एटीएम में, तो केएच की यूनिट भी किस में आ जाएगी, एटीएम में, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट है ही नहीं। ऐसे अगर तुम प्रेशर ले लेते हो गैस का किस में, टॉर में, तो केएच की यूनिट भी क्या आ जाएगी भैया, टॉर। तुम ऐसे ही प्रेशर ले लो किस में, mmHg में, तो केएच की यूनिट किस में आ जाएगी, mmHg। ऐसी और भी वेरियस यूनिट्स होती हैं। अब मैं अभी ना इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ और इसको अभी यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो पहले तो कुछ बेसिक बातें, जैसे ना बच्चों को प्रेशर की यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आता है, तो कैसे करें भैया। तो ध्यान रखना एक रिलेशन कि 1 ATM बराबर पता है कितना होता है, 1 पॉइंट, यहाँ नहीं लिखता, नीचे लिख देता हूँ, हाँ यहाँ लिखता हूँ कि 1 ATM बराबर 1.01325 बार, पास्कल की टर्म में 1.01325, और एक बार में कितने पास्कल होते हैं, 10 की पावर 5 पास्कल, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 760 टॉर इज इक्वल्स टू 760 mmHg इज इक्वल्स टू 76 cmHg। एक और रह गया, फर्दर इक्वल टू 14.696 psi, 696 psi। अब पता है ये सारी की सारी जो यूनिट्स हैं, प्रेशर की यूनिट्स हैं, और सभी मैंने रिलेशन भी लिख दिया। अब इसमें जैसे ये जो psi का मतलब पता है क्या था, psi भी एक प्रेशर यूनिट है, इसको हम बोलते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ऑल आर यूनिट ऑफ प्रेशर। इसमें psi को छोड़ के बाकी सभी की सभी इंपॉर्टेंट हैं और उनसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और कुछ बातें जैसे SI यूनिट क्या होती है प्रेशर की, बताओ, SI यूनिट ऑफ प्रेशर, जल्दी बताओ। तो प्रेशर की SI यूनिट बताया क्या होती है, पास्कल, ठीक है। एंड 1 पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। भाई कहाँ भाग गया, ठीक है। अब ये हमने अभी तक कर लिया कि x गैस डॉट KH बराबर P गैस। अब इसमें कुछ ना एक्स्ट्रा बातें बता दूं जिससे देखो मेंस में क्वेश्चन आ रखे हैं। अब पता है क्या होता है कि ये जो सॉल्युबिलिटी मैंने लिखी है ना, मोल फ्रैक्शन लिख दिया मैंने सॉल्युबिलिटी को, क्योंकि हेनरी का मन था कि भाई मैं तो सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन लिखता हूँ, लिख दे। लेकिन मेंस वाले जो होते हैं वो तो अपने हिसाब से क्वेश्चन बना रहे हैं, उनका मन नहीं है सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन लिखने का। अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि कब किस क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन लेना है, कब क्या लेना है, वो अब सारा खेल डिपेंड करेगा, देखना किस पे, KH पे। देखो अगर मान लो KH की यूनिट अगर पता है क्या है, जैसे तुम्हें बता दिया, मान लो यूनिट ऑफ प्रेशर है, KH की जो यूनिट है वो प्रेशर की यूनिट ही है, तो इस केस में तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूं कि सॉल्युबिलिटी को हमने क्या माना है, मोल फ्रैक्शन x, है ना। दूसरी बात, मान लो अगर KH की जो यूनिट है वो क्या है, पता है क्या है, ये अगर सपोज दे रखी है प्रेशर की यूनिट जो भी है बार वगैरह, N2 में आ गया मान लेते हैं लीटर पर मोल, या फिर प्रेशर की यूनिट बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल। तो इसमें मुझे दिखा कि भाई ये मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब तो मोलैरिटी से रिलेटेड है ना, मोलैरिटी की यूनिट होती है। इसका मतलब कि इस बार सॉल्युबिलिटी को क्या माना हुआ है यहाँ पे, मोलैरिटी। और ये बात समझ में, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ हमेशा मोल फ्रैक्शन ही हो, किसी भी टर्म में आ सकती है। इसको मैं ऐसे पैक करूंगा बॉक्स के अंदर, देखना गंदा बॉक्स बन गया, अलग बात है। अब इसके बाद अगर मान लो KH की यूनिट, ये तो खुद सोचना तुम्हें,
केएच की यूनिट सपोज भाई प्रेशर की यूनिट मान लो एटीएम, और मोल नहीं मोल नहीं, किलोग्राम पर मोल। अब बताओ फटाफट बता दो, इस बार इन्होंने सोल्यूबिलिटी को क्या माना हुआ है, मोलैलिटी। समझ रहे हो? तो केएच की यूनिट से पता लगेगा कि सोल्यूबिलिटी क्या है। नाउ सोल्यूबिलिटी इज मोलैलिटी। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं इसमें। अब ये जो देखो मैंने इस इक्वेशन को नंबर 1 लिखा हुआ है, अब इसमें थोड़े बदलाव करूंगा मैं। अब कंटिन्यूइंग इक्वेशन नंबर 1, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अपने पास क्या थी कि पी गैस बराबर के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब लिक्विड, है ना। अब मैं जानता हूँ देखो पानी या फिर कोई भी लिक्विड उसमें गैस तो नेग्लिजिबली डिजोल्व होती है ना। गैस के नंबर ऑफ मोल्स हम कहते हैं बहुत कम है। अज्यूम करेंगे फिर से हम, ठीक है, अज्यूमिंग कि गैस के नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही कम डिजोल्व हुए हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड, तो बहुत ज़्यादा है ना भैया। तो लिक्विड के कंपैरिजन में मान लेता हूँ कि गैस बहुत ही कम डिजोल्व हुई है, बहुत ही कम डिजोल्व हुई है। तो मैं क्या लिख दूँ, और आपको हर क्वेश्चन में या 99.9% क्वेश्चन में यही लेना है, इसी फॉर्मूले का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ये आ गया अपना फॉर्मूला जो बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखना कैसे। अब पी गैस बराबर क्या है, के एच है, इनटू अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ गिवन मास ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट, मोलर मास ऑफ सोलवेंट। और मैंने क्या करा, लिख दिया। अब मैं अपनी मर्जी से इंटू 1000 कर रहा हूँ इक्वेशन में, और डिवाइडेड बाई 1000 कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये 1000, ये तीनों चीज़ें बताओ क्या होती हैं, बताओ। गैस के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट और 1000, ये सारी चीज़ें मिलके पता है क्या बना देंगी, ये तीनों चीज़ें मिलके बना देंगी मोलैलिटी। ठीक है, और नीचे जो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है वो ऊपर भागेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और अप और 1000 क्या आ जाएगा ऐसे डिवाइड में। तो लिख दें फॉर्मूला कि पी गैस बराबर के एच इंटू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट अपॉन में 1000, ये आ गया अपना फॉर्मूला। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। और एक चीज़ ध्यान रखनी है भाई आपको कि यहाँ पर जो के एच की यूनिट, अब ये नहीं कि सर यहाँ तो मोलैलिटी लिख दिया आपने, भाई मैंने सोल्युबिलिटी की जगह मोलैलिटी नहीं लिखा, मैंने मोल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करा है मोलैलिटी में। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो के एच की यूनिट है ना, वो अब भी पता है किसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ प्रेशर। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो अब यहाँ पर जो फॉर्मूले वगैरह थे वो हम लोगों ने तो अच्छे से कर ही लिए हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक छोटा मोटा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये जो मैंने फॉर्मूले करवाए हैं इनसे रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, अब जो मान लेते हैं क्वेश्चन कि आपको के एच दे रखा है, के एच दे रखा है किसके लिए, N2 इन वाटर के लिए, मतलब N2 वाटर पेयर के लिए। केस दे रखा है कि जब तुम पानी को N2 में पानी में N2 को डाल रहे हो, केस दे दिया आपको 1.0 इंटू 10 की पावर 5 ATM, मान लो ये दे दिया। और कितना टेम्परेचर दे रखा है इन्होंने, 298 केल्विन पे, कह रहा है सारी चीज़ें हो रही है। और ये बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गिवन है एयर में, कितना, हवा में 0.8, एयर में मोल फ्रैक्शन दे रखा है। ठीक है, 0.8।
तो आपको क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure। बहुत ध्यान से समझना है भैया आपको ये चीज क्वेश्चन, ठीक है। पहले मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, क्वेश्चन की फिगर वगैरह कैसी है। कुछ ऐसा तुम्हारे पास एक लिक्विड है, लिक्विड के ये रहा लिक्विड मान लो, ठीक है। और इस लिक्विड के ऊपर पता है क्या है, एयर है। ये भी बनाऊंगा मैं, रुकना, ये मैंने बना दी एयर। अब इस एयर में तो क्या है, N2 भी है, इस एयर में क्या है, N2 होंगी और अदर गैसेस होंगी। आ रही है बात समझ में? इस एयर में N2 गैस भी और अदर गैसेस भी है, और इस एयर में N2 जो है ना उसका मोल फ्रैक्शन गिवन है आपको कितना, 0.8। आ रही बात समझ में? और इसने देखा कि टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर, ये N2 का प्रेशर गिवन नहीं है, ये टोटल प्रेशर कह रहा है 5 atm प्रेशर है ऊपर, है ना। और यहाँ पे टोटल प्रेशर दे रखा है 5 atm। अब आपको N2 अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बताना है फ्रॉम एयर डिजोल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। बस लगा दो हेनरीज लॉ। क्या है हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर KH इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड या सॉल्वेंट। ठीक है भाई, अब इस केस में अपने पास गैस कौन सी है, N2 है, मैंने लिख दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। KH की वैल्यू उठा के पुट कर दें, 1.0 इंटू 10⁵ AT, मैं विद यूनिट ही पुट कर रहा हूँ। हमें गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के मोल कितने, 10 मोल ऑफ पानी दे रखा है तो 10 मोल, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास N2 का पार्शियल प्रेशर तो गिवन ही नहीं है, अपने पास पता है क्या गिवन है, टोटल प्रेशर, ठीक है। तो अब अगेन एक और फिर से 11th की बात है, डाल्टन्स लॉ, ठीक है। ऑल्दो नीट में जिस चैप्टर में बातें वो है नहीं, जेई में है फिर भी, बट समझ लो डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। क्या कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। अगर मुझे उस किसी गैस का मोल फ्रैक्शन पता है, मुझे टोटल प्रेशर पता है उस गैसियस मिक्सचर का, तो मैं किसी एक गैस का प्रेशर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे गिवन ही तो है भाई चीज़ें। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बताओ क्या होगा, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू 2P टोटल बराबर 10⁵ ATM, यूनिट लिख ही रहा हूँ मैं भी, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन, यहाँ भी लिखना था लिख लो 10 मोल, मैं लिख रहा हूँ विद यूनिट ही 10 मोल, कोई दिक्कत नहीं यूनिट का। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी गिवन थी, 0.8। टोटल प्रेशर कितना गिवन है, 5 ATM, पुट करो 0.8 इंटू 5 ATM, 10⁵ ATM इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन 10 मोल। जो करता काटो, ATM से ATM कट गया, ठीक है। इस 10 से ये 5 काटते हैं, 4 बचा, है ना। और 0.8 इंटू 5 ये मिलके क्या बना देंगे, 4। और ये 10⁴ जो राइट में है वो कहाँ आएगा, नीचे, तो लिख दूँ 10⁻⁻⁴। और ये जो मोल है ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो आ गया अपना आंसर। यही तो पूछा था। आ रही है बात समझ में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। अब इसमें एक आधा क्वेश्चन और भी कर सकते हैं, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, DPP वगैरह मैंने जो दे रखी हैं आप उसमें से भी ट्राई करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। बट हाँ, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, पहली बात तो, ठीक है। चलो
अब मैं इसमें चलता हूँ आगे, एक क्वेश्चन और भी कराऊंगा मैं एंड में, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पे अभी मूव ऑन करते हैं। अब इसमें अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पे आ जाएंगे ग्राफ, ठीक है, ग्राफ, एक ग्राफ्स लिख दूं। तो पहला ग्राफ हम पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना। कैसे बनाएंगे ग्राफ, हम जानते हैं ना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर है, के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। तो बना दो भाई ग्राफ। पी गैस किस पे आएगा, वाई एक्सिस पे, एक्स गैस एक्सिस पे, तो के एच क्या होगा, स्लोप। तो पी गैस वर्सेस एक्स गैस, तो ये ग्राफ आ जाएगा आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन, और दिस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, के एच। क्लियर है, पहला ग्राफ। दूसरा मैं ग्राफ अगर आपको पढ़ाऊँ वो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, ठीक है। कैसे बनेगा ग्राफ, इंपॉर्टेंट है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में भी पूछ सकता है। तो मैं लिखूँ पी गैस बराबर के एच इंटू एक्स गैस था, तो एक्स गैस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। एज वी नो टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होगा ना, है ना। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ ऐसे बॉक्स में, मैंने क्या यूज़ करा यहाँ पे कि टोटल मोल फ्रैक्शन, दैट मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बराबर 1। तो मैंने एक्स गैस को 1 माइनस एक्स लिक्विड लिख दिया। तो पी गैस बराबर क्या आ जाएगा बताओ, के एच माइनस के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। ज़्यादा बड़ा लिख दिया ना मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड को उसमें लिखना है मुझे, और नीचे लिक्विड, ठीक, सब्सक्रिप्ट में। तो अब यहाँ पे इसको बनाएंगे वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज सी, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज एम, स्लोप। तो बना दो ग्राफ, उसमें क्या, थोड़े टेढ़े मेढ़े ग्राफ बन रहे हैं भाई, थोड़े एडजस्ट कराना। पी गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। तो बताओ जब एक्स लिक्विड की एक्स की वैल्यू 0 होगी तो ग्राफ ऊपर से शुरू होगा ना ऐसा, और इसका स्लोप नेगेटिव है तो ऐसे नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। और इसका स्लोप क्या रहेगा, ध्यान रखना, माइनस के एच हो जाएगा आराम से। ओके, तो इसमें थर्ड ग्राफ पे चलते हैं। थर्ड ग्राफ आ जाएगा के एच वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। देखो एज वी नो, हालांकि कोई इक्वेशन नहीं है, बस ऐसी जनरल आइडिया ध्यान रखना। जैसा कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो के एच, देखो मैं इक्वेशन से बताता हूँ कि देखो P बराबर क्या है, के एच इंटू एक्स, है ना। तो अपना अगर मैं बोलूँ कि मैं गैस का प्रेशर क्या रख रहा हूँ, कांस्टेंट, मैं गैस का प्रेशर बाहर से छेड़ ही नहीं रहा, एट कांस्टेंट प्रेशर सपोज, तो के एच जो है वो सॉल्युबिलिटी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा ही तो आएगा। एंड नाउ इफ़ यू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या करती है, घटती है, तो के एच की वैल्यू बढ़ती है। याद है, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी, पढ़ाया था मैंने, पीछे पढ़ लेना एक बार दोबारा। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा सा ग्राफ बनता है, शुरुआत में सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी घट रही है, तो के एच की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन फिर मैंने बताया था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाने लग जाओगे, और बढ़ा दिया तो अब गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़नी चालू हो जाती है, तो के एच की वैल्यू घटनी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा नीचे की तरफ जाने लग जाएगा, ये आएगा तुम्हारा के एच वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, ठीक है। तो इस ग्राफ से ध्यान रखना, जेई मेंस में 2023-24 से 25 में क्वेश्चन आया हुआ है, जेई के लिए मोर इम्पोर्टेंट है जी।
ठीक है, क्लियर होगा ये वाला ग्राफ भी आप लोगों को। ओके, अब कुछ और बातें हेनरीज लॉ से रिलेटेड, जैसे अब हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट है ये बातें, ठीक है। अब मैंने यूनिट का तो आपको बता दिया कि KH की जो यूनिट है वो किसके बराबर होगी, बार प्रेशर की यूनिट के बराबर होगी, और ये कब तक होगा, जब तक तुम सॉल्युबिलिटी को किस में रख रहे हो, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में रख रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें फर्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे कि KH वैल्यू इज डिफरेंट फॉर ईच गैस solvent पेयर कह रहे कि जो KH की वैल्यू है हर एक गैस सॉल्वेंट पेयर के लिए अलग होती है। ये वैल्यू आपको, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि O2 और H2 ये गैस सॉल्वेंट का पेयर है, इसके लिए KH की वैल्यू मान लेता हूँ कुछ x है। तो अगर तुमने गैस सेम रखी, भले ही मैंने लिक्विड चेंज कर दिया, मैंने लिक्विड रख दिया मिथेनॉल, तो भाई KH की वैल्यू फिर चेंज हो गई। मान लो तुमने इस बार लिक्विड पानी रखा था बट तुमने गैस चेंज कर दी, KH की वैल्यू भाई फिर चेंज होगी, कुछ जाएगी Z वैल्यू। तो तुम्हें दिख रहा है, अगर तुम्हारा गैस सॉल्वेंट का पेयर चेंज होगा तो KH की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दूसरी बात, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा KH पे, अभी बता दो दिया कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ध्यान रखना KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो x की वैल्यू घटेगी तो KH की वैल्यू बढ़ेगी। जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। ऑन फर्दर इंक्रीज वगैरह जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, KH की वैल्यू डिक्रीज करने लग जाएगी, ठीक है। अब लास्ट नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा KH पे। क्यों नहीं आएगा भाई इफेक्ट, समझ लेते हैं। P बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो मैं यहाँ KH को ऐसे लिख सकता हूँ, गैस का पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और ये बात समझ में। अब मैंने क्या करा, अब मैं गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। इफ वी इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मैं गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। मैं कैसे बढ़ाऊंगा भाई अपनी गैस का पार्शियल प्रेशर, मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही मैं गैस का पार्शियल प्रेशर मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ, बाय एडिंग या फिर एडिंग मत लिखो, बाय इंक्रीजिंग लिख देते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ाऊंगा मैं, बाय इंक्रीजिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। भाई पार्शियल प्रेशर होता क्या है, KH इंटू टोटल प्रेशर। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मोल फ्रैक्शन गैस का बढ़ा दूँ तो गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है ना। और अब देखो ना, KH है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तुमने पार्शियल प्रेशर बढ़ाने के चक्कर में तुमने मोल फ्रैक्शन भी बढ़ा दिया, तो P गैस भी बढ़ रहा है, X गैस भी बढ़ रहा है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बाय सेम रेट। मान लेते हैं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि सेम रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो KH पे तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं,
तो KH पे नो इफेक्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन देखो कहीं लिखी नहीं हुई है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी बना के बता रहा हूँ, प्रॉपर नहीं लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन इसकी, बट ये कहते हैं कि हाँ प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं है। बट हाँ मैं इसलिए इस चीज़ को ना थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा याद भी रहे, है ना। चलो, तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। देखो हेनरीज लॉ कहाँ कहाँ पे वैलिड होगा, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हेनरीज लॉ इज वैलिड ओनली इन द फॉलोइंग कंडीशंस। किसी कुछ लिमिटेशन है कि बस वो यहीं पे फॉलो होगा और कहीं फॉलो नहीं होगा। क्या क्या है वो कंडीशन जहाँ जहाँ पे हेनरीज लॉ फॉलो हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन आती है यहाँ पे ये कि जो प्रेशर है ना गैस का बहुत ज़्यादा ना हो। प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई। क्यों कह रहा है भाई ऐसा, भाई हेनरीज लॉ में हम करना क्या चाह रहे हैं कि गैस का हम प्रेशर बढ़ाएंगे, हम गैस का अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर ऑलरेडी गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी गैस का प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब गैस जितनी घुलनी थी घुल ही चुकी है। तो अगर तुम और प्रेशर अगर अप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में। इसलिए कह रहा है गैस, हमें तो हेनरीज लॉ लगाना है ना, मैं चाहूँगा प्रेशर धीरे धीरे बढ़े और धीरे धीरे गैस की सोल्युबिलिटी बढ़े। बट गैस का प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो गैस जितनी घुलनी थी घुल चुकी है, तो अब और बढ़ाने से प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए कह रहा है कि प्रेशर गैस का बहुत ज़्यादा ना हो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि गैस का टेम्परेचर बहुत लो ना हो। द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, क्योंकि अगर टेम्परेचर गैस का बहुत कम होगा फिर से वो चुपचाप घुल जाएगी, तो हमें प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हमें तो हेनरीज लॉ लगाना है, तो इसीलिए गैस का टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए। लास्ट है कि जो गैस है ना वो सॉल्वेंट के साथ कोई रिएक्शन ना करे, ठीक है। द गैस शुड नॉट undergo any reaction with solvent। गैस की सॉल्वेंट के साथ कोई बस रिएक्शन ना होने पाए, ठीक है। और लास्ट आ जाएगा द गैस शुड नॉट undergo dissociation in solution। गैस ना डिसोशिएट ना करे। अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, HCl गैस ये तो डिसोशिएट कर जाती है ना। दिस गैस डिसोशिएट्स, किस में टूट जाती है, H+ और Cl- में। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, पानी। ध्यान रखना ये जो HCl गैस टूटती किस में है, पानी में, ठीक है। तो मतलब मैं अगर सॉल्वेंट पानी है तो मैं HCl गैस के लिए हेनरीज लॉ नहीं लगा सकता, ठीक है। हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। कब, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, क्योंकि पानी में टूट जाती है इसलिए, ठीक है। क्लियर होगा। तो ये होगी अब लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। अब लिमिटेशन के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आ जाता है इसमें एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ तो वैसे आप लोगों को ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है पता है कहाँ से करना है, एनसीईआरटी से। तो ये एनसीईआरटी से पढ़ना, मैं आपको वैसे 3 एप्लीकेशंस हैं इसकी मेजरली।
पहली तो है CO2 वाली, कुछ मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूँ या फिर ऐसे डिक्टेट कर देता हूँ या बोल के समझा देता हूँ, आपको NCERT से पढ़नी है। पहली एप्लीकेशन ये है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो हम CO2 गैस को डालते हैं ना, वो हाई प्रेशर पे डाली जाती है CO2 गैस। अरे बात समझ में। ये कहता है कि ये जो देखो मैंने बोतल बना दी एक, ये कुछ और बोतल मत समझना, कोल्ड ड्रिंक की ही बोतल है, ठीक है, शेप भले ही थोड़ी अलग बोतल की हो। तो इसमें जो तुम CO2 गैस को डिजोल्व करते हो हाई प्रेशर पे करते हो ना, इसलिए क्योंकि जब से तुम ढक्कन खोलते हो फिस करके गैस बाहर निकलने को हो जाती है, ठीक है। तो CO2 जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा घुले, मैं क्या करता हूँ, हाई प्रेशर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन जो है एक स्कूबा डाइवर से रिलेटेड है। एक मिनट, स्कूबा डाइवर पता ना, जो गोते लगाते हैं गहरे पानी में, समुद्र में। पढ़नी NCERT से, उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो स्कूबा डाइवर्स वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। देखो जब स्कूबा डाइवर्स ना गहराई में जाता है समुद्र की, ये देखो, ये मान लो मैं ये बाल्टा भी है, मैं ऐसे समुंदर सा बना दूँ, मान लो दिस इज समुंदर, तो और ये रहा स्कूबा डाइवर अपना, ये रहा स्कूबा डाइवर, ठीक है। ये स्कूबा डाइवर जैसे जैसे नीचे जाएगा, हाँ वो ध्यान रखना, स्कूबा डाइवर्स के पास क्या होगा, इसका सिलेंडर होगा ना, ये सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर कैसे, ये लो मान लो ये सिलेंडर हो गया। अब इस सिलेंडर के अंदर पता है क्या है, एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, जैसे मान लो क्या है, O2 है, N2 है, और भी कुछ अदर गैसेस पड़ी हैं। अब क्या होता है, ये जो तुम्हारा इंसान है, स्कूबा डाइवर है, इसको तो ऑक्सीजन चाहिए, है ना। अभी जैसे जैसे नीचे जाएगा, तुम जानते हो, मान लो ये उठ के ना यहाँ पहुँच गया, नीचे जाता जाता यहाँ पहुँच गया, तो पता क्या होगा, ये जो ऊपर पानी है ना, ये पानी, ये इस आदमी के ये क्या करेगा, नीचे प्रेशर लगाएगा ना, ये जो पानी होगा ऊपर, वो नीचे प्रेशर लगाएगा। अब ये जो पानी प्रेशर लगा रहा है, उससे क्या होगा, उससे होगा क्या, गैसेस की सॉल्युबिलिटी, जो टैंक में सिलेंडर में गैस लगेगा ना, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है इन ब्लड। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है, ऊपर से जो पानी का लेवल है वो प्रेशर लगाएगा उसके ऊपर, और क्या होगा उसकी वजह से, ये जो O2 N2 गैसेज है पानी में डिजोल्व हो रही हैं, सॉरी पानी में नहीं, सॉरी ब्लड में डिजोल्व हो रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है उसको, सांस ले रहा है अच्छे से, बढ़िया। लेकिन जब वो वापस ऊपर जाएगा ना, ये भाई साहब जब वापस ऊपर जाएंगे, अब होती है ना तकलीफ़। क्या तकलीफ़ होती है भाई, N2 डिजोल्व तो हो गई, जब ऊपर से नीचे जा रहा है तो O2 N2 दोनों डिजोल्व हो रही है, लेकिन O2 तो रख लेगा हमारा ब्लड, उसे काम है O2 का, बट बेचारी N2 वहाँ से अब बबल्स की फॉर्म में उड़ेगी, बबल्स बनेंगी तुम्हारे ब्लड टिश्यूज़ में या टिश्यूज़ में। अब जो बबल्स बनेंगे ना, उस वजह से उस बेचारे को दर्द होता है, और उस बीमारी को हम लोग पता है क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं, बेंड्स। क्या बोलते हैं, बेंड्स। प्रॉपर नहीं लिख रहा, वो NCERT से पढ़ लेना, बेंड्स कहते हैं। अब उस स्कूबा डाइवर को दर्द हो रहा है, बेंड्स की दिक्कत हो रही है, तो वो उससे बचने का जुगाड़ ढूंढा उसने बचने का क्या जुगाड़ ढूंढा, उसने कहा कि मैं इस O2 N2 के साथ क्या कोई ऐसी गैस डाल दूं जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है बहुत ही कम हो। मैंने बताया ना हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। इसने लगाया दिमाग, इसने क्या करा, अपने टैंक में हीलियम गैस भर दी, और अच्छी खासी अमाउंट में। अब उससे हुआ क्या, जैसे तुमने हीलियम गैस डाली ना, तो N2 का मोल फ्रैक्शन घट गया। अरे बात समझ में, जैसे तुमने हीलियम गैस डाली तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 घट गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 अगर घट गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 घट गया, और अगर N2 का पार्शियल प्रेशर घट गया तो इसका मतलब N2 डिजोल्व भी क्या होगी, कम, और N2 अगर डिजोल्व होगी कम, तो जब बाहर भी कम आएगी तो उसको बेंड्स की जो बीमारी है वो भी कम महसूस होगी, मतलब उसे दर्द भी क्या होगा, कम होगा, है ना। ये जो मैंने बातें बोली इसको अच्छे से लिखना है आपको। थर्ड है एनोक्सिया बीमारी के बारे में। एनोक्सिया, ये ऐसा बोला जाता है कि भाई जैसे जैसे ना हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, हम पहाड़ों की साइड जाते हैं, तो पहाड़ों से और ऊपर जाते हैं, तो वहाँ ना ऑक्सीजन लेवल या फिर पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का घटता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्यों घटता है, क्योंकि हम जानते हैं ना
पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो टोटल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी डिक्रीज हो जाता है। अब ऊपर गैस का प्रेशर ही O2 गैस, हम सांस लेने के लिए ऊपर जा रहे हैं, पता लग रहा है वही O2 का तो पार्शियल प्रेशर ही कम है, तो O2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो O2 अब हमारे खून में घुलेगी भी कम से कम। और अगर हम जानते हैं ना कि हमारे दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए अच्छी खासी अमाउंट में क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन। तभी तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे शीर्षासन होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि अपने दिमाग में ऑक्सीजन जाए और हमारा दिमाग अच्छे से काम करे। बट ये जो क्लाइंबर्स हैं या फिर जो ये हाई एल्टीट्यूड पे पहाड़ी लोग रहते हैं, उनको तो ऊपर ऑक्सीजन मिल नहीं रही सफिशिएंट, और सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उन बेचारों को पता है क्या दिक्कत आती है, वो ना थोड़े वीक हो जाते हैं। क्लाइंबर्स, मेनली क्लाइंबर्स, वो क्या होते हैं, जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल की वजह से वो वीक हो जाते हैं और अच्छे से सोच नहीं पाते, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोक्सिया, अनोक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन वाला पार्ट था, ये भी अपना क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब इसमें लास्ट हम चलते हैं, लास्ट आ जाएगा इसकी सेकंड डेफिनेशन, स्टेटमेंट 2 ऑफ हेनरीज लॉ, स्टेटमेंट 2 ऑफ हेनरीज लॉ। देखो ये जो स्टेटमेंट 2 है ना, वंस अपॉन अ टाइम एनसीईआरटी में लिखी थी, पुरानी एनसीईआरटीज़ में, जिस टाइम पे मैं पढ़ाई करा करता था, है ना, 2014-13 के आसपास से 15 के आसपास, लेकिन अब हट चुका है। वो क्या डेफिनेशन है, सिंपल है कि वहाँ हेनरीज ने ना क्या करा था, सॉल्युबिलिटी को पता है क्या मान लिया था, वो सॉल्युबिलिटी को लिखता था मास पर यूनिट, your mass of gas per unit volume of solvent। सॉल्युबिलिटी को हेनरीज ने लिखा था मास ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और इस पूरी बड़ी सी टर्म को उसने एक सिंबल दे दिया था स्मॉल एम। स्मॉल एम बोल रहा था कि स्मॉल एम इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ऑफ गैस। बस बात वही है कि मास, अब इसकी स्टेटमेंट 2 क्या थी कि मास ऑफ गैस dissolved per unit volume of solvent at a given temperature, at constant temperature, given temperature is directly proportional to pressure of gas या फिर partial pressure of gas। तो बस आ गई इक्वेशन अपने पास, क्या इक्वेशन आ गई, स्मॉल एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, सिंपल। ठीक है, एक इसने ये चीज़ बताई थी। चलो देखो, हेनरीज लॉ जो है वैसे पूर्णतः समाप्त हो गया है, बट इसके क्वेश्चंस आते हैं ना अच्छे अच्छे। एक क्वेश्चन दिखाऊंगा करके, क्वेश्चन देखना। हाँ, मैं क्वेश्चन से पहले ना एक चीज़ और, कि देखो जो एनसीईआरटी है ना, उसमें एक टेबल दे रखी है। एनसीईआरटी में क्या है, हेनरीज लॉ में एक टेबल गिवन है, हेनरीज लॉ में एक टेबल, और उस टेबल में ना डाटा दे रखे हैं। क्या है उस टेबल में, डाटा ऑफ केएच। तो आपको केएच के डाटा को लिखना है, राइट इन योर नोटबुक एंड मेक ऑर्डर, ऑर्डर बना लेना, जैसे उसमें H2 वगैरह सबका दे रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ से उसे एक ऑर्डर बना सकते हैं कि भाई हीलियम H2 वगैरह में किसका केएच ज़्यादा होगा वगैरह वगैरह, वो काम आता है क्वेश्चन में। अब जैसे मैं इसका एक ग्राफिकल क्वेश्चन अगर आपको करवाऊँ, मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये लो 3 गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो गैसेस दे दी हीलियम, O2 और N2। पूछेगा कि कौन सी लाइन जो है वो कौन सी गैस को रिप्रेजेंट करती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है,
अब तुम्हें कुछ नहीं करना, ऐसा ग्राफ है ना, सिंपली क्या करो, सभी गैसेस का प्रेशर क्या कर दो, कांस्टेंट कर दिया। एट कांस्टेंट प्रेशर तुम्हें सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी दिख रही है, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी दिख रही है थर्ड की, उससे कम सॉल्युबिलिटी टू की, और उससे कम वन की। और हम जानते हैं हीलियम O2 और N2 में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या है, बता दो। सारी नॉन पोलर गैसेज है, तो जो सबसे भारी होगी उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो O2 N2 एंड देन हीलियम। तो O2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब जो थर्ड वाली लाइन है वो O2 की है, सेकंड वाली लाइन N2 की है, और फर्स्ट वाली जो लाइन है अपनी वो किसके लिए है, हीलियम के लिए है। आई बात समझ में? ठीक है, ये तो हो गया भाई अपना फंडा क्लियर। मेरे हिसाब से अभी तक जितना मैंने हेनरीज लॉ में पढ़ा दिया है यहाँ तक, तो आप में से किसी बच्चे को वैसे कोई ज़्यादा खास डाउट आना तो नहीं चाहिए। इन केस अगर किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछ सकता है, मैं उस डाउट को एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो कमेंट में ही या फिर टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अब हाँ, कहाँ गया, इसका एक न्यूमेरिकल कर लें क्या, हेनरीज लॉ का एक अच्छा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ, एक न्यूमेरिकल ये लो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कह रहे कि एट 300 केल्विन पे जो 40 ml है ना ऑफ O3 गैस डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व हो रहा है एट 1 atm प्रेशर। तो व्हाट मास ऑफ ओजोन dissolved in 400 ग्राम ऑफ वाटर at pressure of 4 atm at 300 केल्विन। ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिर वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करनी है। ठीक है, मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूँ, ये खुद ही अभी ट्राई करना है आपको, है ना। 0.1 ग्राम, 1.24 ग्राम, 0.48 ग्राम, 4.8 ग्राम। ठीक है, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आप इतने ट्राई करना। तो 40 ml ऑफ ओजोन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 1 atm प्रेशर, व्हाट मास ऑफ ओजोन डिजोल्व इन 400 ग्राम ऑफ वाटर एट प्रेशर ऑफ 4 atm एट 300 केल्विन। क्या करना देखो, P बराबर क्या है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अब दोनों केसेस में ना ध्यान रखना टेम्परेचर सेम है, पहले तो ये चीज़ देखनी है, टेम्परेचर इन बोथ द केसेस आर सेम, गैस इन बोथ द केसेस आर सेम, तो दैट मीन्स KH इन बोथ केसेस आर सेम। समझ में आ रहा है? फिर मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि P1 बराबर KH1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन 1, तो ऐसी P2 बराबर जो सेकंड कंडीशन है, ओ सॉरी ये केस तो सेम ही है ना, अभी तो मैंने बोला, ये लो। हाँ, तो P2 बराबर क्या आ जाएगा, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन 2। तो मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो मेरा आ जाएगा P1 बाई P2 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन फर्स्ट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन 2। सॉल्व करें। P1 फर्स्ट केस में प्रेशर कितना है, 1 atm है, देखो ना 1 atm। सेकेंड केस में प्रेशर है 4 atm। फर्स्ट केस में अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन, एक्स गैस क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 अपॉन में बताओ, अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी। यहाँ पर भी
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स ओजोन के कैसे निकाल लूँ? मेरे पास तो वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो मैं कैसे निकालूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन? तो मैं लगाऊंगा PV बराबर nRT। नाउ आई विल यूज़, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, PV बराबर nRT फॉर गैस। तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे PV बाय RT से, निकाल दो। तो नंबर ऑफ मोल्स O3 निकालना है ना, तो प्रेशर कितना 1 atm है, वॉल्यूम कितना है 40 ml है, तो 40 बाय 1000 लीटर हो गया। आर की वैल्यू क्या पुट करें, 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन। ध्यान रखना, अगर तुम्हारा प्रेशर ATM में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो आर की वैल्यू आती है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो यह आ गया इनटू में टेम्परेचर 300 केल्विन अपॉन में, ये तो NO3 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन, अपॉन में पानी के मोल, पानी का मास कितना 100 ग्राम, अपॉन में 18। ये तो सिर्फ ऊपर वाला NO3 बाई NH2 मैंने सॉल्व करा है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 नहीं पता, मैं ऐसे लिख दूँ सीधा, नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं ना मुझे, तो हाँ सॉरी, मुझे गिवन मास निकालना सेकंड केस में, तो मैं लिख दूँ गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ O3 कितना होता है 48। तो आगे नीचे का नंबर ऑफ मोल्स, पानी के मोल कितने आ जाएंगे 400 बटे में 18। काफ़ी भारी भरकम हो गया काम। अब आप लोगों को इस इक्वेशन को सोल्व करके W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आंसर कमेंट में बताना है क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो आपको यहाँ पर बेस्ट कंटेंट देखने को मिलेगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो इससे बियॉन्ड जेईई मेंस एडवांस में कुछ भी नहीं पूछ सकता, ना ही ओलंपियाड में, जो मैं टॉपिक पढ़ा हूँ उनसे। ठीक है, तो इन्हीं को अच्छे से पढ़ते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पे जो मैंने DPP भेजी है उसको सॉल्व कीजिए। इन केस अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर ये डाउट है उस DPP के, तो आप प्लीज़ एक शॉर्ट वीडियो बना के या फिर जो भी एक आधे घंटे 20 मिनट की वीडियो बना के हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर।